नमस्ते। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है विराट राठौर और आज बच्चों हम करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, कुछ एनसीईआरटी, कुछ एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों इसके अंदर हमारे क्या आने वाले हैं, हमारे आने वाले हैं यूनिट मेजरमेंट के कुछ क्वेश्चन आएंगे जो हमको सोल्व करने हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ टाइम दूंगा तो आप कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा, और कुछ भी डाउट हो तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और तुम्हारा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, हाय रमन, गुड इवनिंग रमन जी। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.06900 के अंदर हमारी कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट होगी, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारी होगी इस नंबर के अंदर। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या वो 5 होगी, क्या वो 4 होगी, क्या वो 2 होगी, क्या वो 3 होगी। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तुम इसको किस टर्म में भी लिख सकते हो, तुम इसको इस टर्म के अंदर भी लिख सकते हो, a इंटू 10 टू द पावर b के फॉर्म में भी तुम इसको लिख सकते हो। तो सबसे पहले तो बच्चों क्या कीजिए, इस नंबर को इस फॉर्म के अंदर लिखिए। ठीक है, जल्दी से कीजिए ये और बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसको बच्चों हम कैसे, जैसे कि बच्चों हमको पता है कि क्या हो, हमने बताया था कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर मेरे पास क्या हो, अगर मेरे पास ये नंबर है 0. अगर मेरे पास इस तरह से कोई नंबर है 0.0001 है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 2 3 4, 10 टू द पावर माइनस 4 में लिख सकता हूँ। ठीक है, ए बाई बी के फॉर्म के अंदर मैं इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। तो इसको भी बच्चों तुम इस टर्म के अंदर लिखिए और देखिए कि हमारी ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है। ठीक है, ये वैल्यू जो होती है बच्चों हमारी, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर कुछ भी रोल प्ले नहीं करती। प्ले एनी रोल। सरोज आप बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है सरोज का, देखते हैं इसका आंसर ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो और भी बता सकते हो। रमन आप बताइए क्या आंसर होना चाहिए, करना नाम बताइए। अमित आप बताइए कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो पहले तो इसको इस टर्म के अंदर लिखिए, ए इंटू 10 टू द पावर बी के फॉर्म में इसको लिखिए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू 10 टू द पावर बी के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिखेंगे इस तरह से, ए क्या है बच्चों हमारा, ए हो जाएगा मेरा 6.900 इंटू 10 टू द पावर क्या, 1 2 मतलब -2। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको आसानी से। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ से देखने को बताना है कि हमको बस क्या बताना है, हमको ये वाली जो टर्म है ये करनी है बच्चों। हमको ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर कुछ भी रोल प्ले नहीं करती, तो इसको हमको भूल जाना है, इसको हमको कंसीडर नहीं करना है। तो बच्चा हमारे पास ये वाला टर्म, तो इसके अंदर बच्चों हमको कैसे देखते हैं, हम इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हम कैसे देखते हैं। हमको पता है कि 6 और 9 तो बच्चों हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स है, पर ये 0 क्या हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स है कि नहीं है। तो बच्चों क्या होता है, जैसे कि हम बताते हैं कि जैसे कि अगर हम कुछ भी ऐसे मेजर करते हैं, जैसे कि मेरे पास कोई वैल्यू है कि 1.00, ठीक है, ये मेरे पास कोई वैल्यू है, ये मेरे को बता रहा है कुछ, ये दे रहा है मेरे को 1.00, ये ग्राम वैल्यू है। तो बच्चों ये जो चीजें होती है ना हमारी, ये हमको क्या बताता है, ये हमको बताता है कि कितना ज्यादा प्रिसाइज है, कितना ज्यादा एक्यूरेट है। कि अगर तुम गए कहीं पे मार्केट पे गए और तुमसे बोला गया कि तुमने क्या किया, 1 किलो चीनी तुमको क्या करके आनी है, 1 किलो चीनी तुम्हें मेजर करनी है, तो तुम कैसे मेजर किया, मान लेते कि उसकी वैल्यू जो आई इतनी आई है, 1.001 किलोग्राम आई है। तो बच्चों ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि 1 प्लस 0.00 मतलब 1 ग्राम ये एक्स्ट्रा है। तो ये हमको क्या बताता है, ये प्रिसाइज वैल्यू हमको बताता है। तो इस वैल्यू को हमको कंसिडर करना होता है, चाहे इसके अंदर 0 लगा हो, चाहे कोई भी डिजिट लगा हो, तो हमको इसको कंसिडर करना होता है। डेसिमल के बाद के अंदर जो भी डिजिट होंगे उसके अंदर हम कंसिडर करेंगे। तो इसके अंदर मैं 6 भी कंसिडर करूंगा सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर, 9 भी करूंगा, 0 भी करूंगा और ये वाली 0 भी करूंगा। क्योंकि बच्चों जो है ना मेरा ये जो मेरा 6.900, ये वाली वैल्यू हमको क्या बता रहा है, ये 00 हमको क्या बता रहा है, ये प्रिसाइज वैल्यू हमको बता रहा है कि कितनी प्रिसाइज वैल्यू हमारी होनी चाहिए।
ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सरोज आपका आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, हाँ हाँ आपका करेक्ट है, एक ही बार कमेंट कीजिए। ठीक है, तो बच्चों बढ़ते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये सॉल्यूशन हम देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन हमको बता रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है। तो बच्चों हमको क्या देखने को मिल रहा है कि 0.06900, ये कह रहा है कि जो अंडरलाइन जीरो है वो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर नहीं आता है, पर तो मेरा क्या वो बचेगा, मेरे पास बचेगा 6900 बचेगा, जिसके अंदर मेरी चार सिग्निफिकेंट मेरे को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगर बच्चों हमारे पास कैसे नंबर होता, अगर मेरे पास इस तरह से कोई नंबर होता 6900 नंबर होता बस मेरे पास, और तुमसे पूछा जाता कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो इसके अंदर तुम कैसे मेजर करते, इसके अंदर बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स बस 2 ही हैं। क्यों? क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह से 6.9 इंटू 10⁻², मैं लिख सकता हूं। तो इसके अंदर मेरी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएगी, इस वाले को तुम भेज दो अपने मामा के घर पे, और इसके अंदर बचता है 6.9, मतलब एक डिजिट हो गई हमारी 6, दूसरी हो गई 9, तो इसके अंदर मेरा आएगा 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो बच्चों इसलिए हम इसको करते हैं इस तरह से। पर अगर मेरे पास क्या हो, मेरे पास हो 1.00 हमारे पास वैल्यू, तो इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी, इसके अंदर बच्चों होगी हमारी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। क्योंकि हमको जो ये 0 0 वैल्यू बता रहा है, जैसे कि बच्चों हमारे जो क्या होते हैं गोल्ड स्मिथ होते हैं, गोल्ड स्मिथ होते हैं, तो उनको क्या करना होता है, उनको काफी ज्यादा मेजर करनी होती है वैल्यू, काफी ज्यादा एक्यूरेट मेजर वैल्यू करनी होती है। और फिजिक्स के अंदर कभी कभी चीजें होती हैं जिसके अंदर हमको एक्यूरेट वैल्यू मेजर करनी होती है, एक्यूरेट लेंथ मेजर करनी होती है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम 0 0 डेसिमल के बाद में, जितना ज्यादा डेसिमल के बाद में रहेगा बच्चों डिजिट रहेंगे, तो उतना क्या हो जाएगा, मेरा प्रिसाइज वैल्यू वो होती रहेगी। ठीक है, जैसे कि स्क्रू गेज के अंदर, वर्नियर कैलिपर के अंदर हम इस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये चीजें हमको बताती है कि कितनी ज्यादा जो हमारी वैल्यू है एक्यूरेट आएगी। ठीक है, इसलिए हम पॉइंट डेसिमल के बाद भी जो होती है हमारी जीरो, उसको कंसीडर करेंगे। तो यही बच्चों इस क्वेश्चन का बस एक ट्रिक है, बस यही तुमको ये याद रखना था। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, अगर तुमने ये एक बार इसको महारत हासिल कर लिया, तो ये लाइफ टाइम में तुम्हें क्या मिलेगा, लाइफ टाइम तक तुमको ये याद रहेगा, और तुम्हारी कभी भी इस चैप्टर के अंदर कोई गलती नहीं होगी। और ये काफी ज्यादा स्कोरिंग है, ना तो इसके अंदर कोई फॉर्मूले लगाने, बस देखो और सीधा आंसर बता दो। ठीक है, तो देखते क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है द सम ऑफ द नंबर 436.32 कोमा 227.2 एंड 0.301 इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। कह रहा है इन तीनों नंबर का कीजिए, सम कीजिए, और हमको बताइए कि क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, और हमको बताना है किसके अंदर, सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर, कि हम ऐड करते हैं तो कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को, क्या रूल होते हैं उसके, वो रूल अप्लाई करके बताइए कि इसको ऐड करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा। जल्दी बताइए सरोज, करण, अमित, रमन, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ए बी सी डी आपको दिए गए हैं ऑप्शन। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। बच्चों अगर आप जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे तो हम जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चन मतलब कंप्लीट कर लेंगे, धीरे धीरे, मतलब ज्यादा क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, जिससे तुमको ज्यादा कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर होंगे। ठीक है, तो ये पहली जो वर्ड है बच्चों, जो 436.32, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके अंदर है बच्चों मेरे 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इस वाले के अंदर कितने हैं, इसके अंदर है बच्चों कितने, इसके अंदर है बच्चों मेरे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके अंदर कितने हैं बच्चों, 0.301 के अंदर है बच्चों मेरे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो इन तो हमको ऐड करना है इनको, और फिर बताना है कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो देखिए बच्चों क्या होता है, जब भी हम ऐड करते हैं ए बी सी डी, तो बच्चों इसके अंदर क्या होता है कि 2 रूल होते हैं बच्चों हमारे। एक तो होते हैं बच्चों ए प्लस बी इजिकल्स टू सी बन रहा है, और एक बन रहा है ए इंटू बी बन रहा है सी। ठीक है, तो 2 इसके अंदर होते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे इस तरह से, अगर मैं इसको ए बी को ऐड कर रहा हूँ, और ए इंटू बी को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो मेरा सी बन रहा है, और ए इंटू बी को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो इस तरह से ये बन रहा है। ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ, हम मैं रूल तुमको समझा देता हूँ, रूल में तुमको समझा दूंगा, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। तो जब भी बच्चों इसके अंदर क्या होते हैं, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं कि जैसे ए मेरा क्या है, ए को मैं क्या कर रहा हूँ,
एस एस तो बच्चों ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, ए बी, ए अगर मैं मान रहा हूं 10 पॉइंट, मैं मान रहा हूं 10.10 मैं बोल देता हूं, और बी को मैं मान लेता हूं, बी को मैं मान लेता हूं 11। ठीक है, 11 पॉइंट, इसको मैं 1 2 मान लेता हूं। ठीक है, ये हो गया मेरा ए, ये हो गया बच्चों मेरा 11 पॉइंट, मैं इसको मान लेता हूं 3 मान लेता हूं। ठीक है, तो ठीक है, हमको क्या करना है, ये है बच्चों मेरा ए, ये है बच्चों मेरा बी। तो मुझे क्या करना है, ए प्लस बी करना है, ए इंटू बी करना है। ठीक है, ये वाला केस बच्चों क्या है हमारा, ये बस सम का है, तो बच्चों हमको बस सम करना है, और ये वाला केस है बच्चों हमारा मल्टीप्लाई का। तो दोनों के लिए बच्चों रूल अलग होते हैं, इसके बारे में अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है इन चीजों में। क्योंकि हम क्या करते हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं, सम का फॉर्मूला लगा देते हैं मल्टीप्लाई के अंदर, और कभी कभी लगा देते हैं मल्टीप्लाई का फॉर्मूला सम के अंदर। ठीक है, इन दोनों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी के अंदर जब हम भी सम करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम कैसे यूज करते हैं, देखिए कि जब हम मैं सम करूंगा ए और बी का, तो मेरा ए है 10.102 और ये है मेरा ये, तो मैं इसको सम करूंगा, तो मैं मान लेता हूं कि मेरा जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 21 पॉइंट कुछ समथिंग आएगी, 21.4 समथिंग कुछ आएगी। ठीक है, 402 कुछ आ रही है वैल्यू। ठीक है, तो ए प्लस बी का हमने क्या किया, इसको कर रहे हैं ऐड। तो बच्चों हम क्या करते हैं, जब भी हम ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारा लीस्ट, जो हमारा क्या है डेसिमल के बाद जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं उसी को हम कंसीडर करते हैं। कि मैं देख रहा हूं कि बी के केस के अंदर मेरा क्या है 11.3 के, सॉरी 11 डेसिमल हमको मिल रहे हैं, डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसके, इसके बच्चों 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके कितने हैं, इसका बच्चा बस 1 है। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। मैं बच्चों पूरे नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं डेसिमल के बाद की, मैं बात कर रहा हूं, मैं उसकी डिजिट की बात कर रहा हूं कि डेसिमल के बाद डिजिट कितनी है। इसके अंदर है बच्चों 1, इसके अंदर है 3। तो बच्चों जब भी हम ऐड करेंगे तो बच्चों हम क्या कंसीडर करेंगे, जब भी जो कोई मेरा जो लीस्ट डिजिट है ना बच्चों डेसिमल के बाद, तो मैं उसको कंसीडर करूंगा। मतलब 11.3, मतलब मैं एक डिजिट मेरी आनी चाहिए डेसिमल के बाद में, तो मैं 02 को भेज दूंगा मामा के घर पे। ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा किसके केस में, 21.4 मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी आ जाएगा मेरा 21.4। और मैं क्या करूंगा, अगर मैं कर रहा हूं यहां पर मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं इन दोनों का, ए और बी का, तो ये किस तरह से आएगा इसके अंदर भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 1 कुछ समथिंग इस तरह से आ जाएगा, मान लेते हैं 110, मैं मान लेता हूं इस तरह से कुछ वैल्यू आ रही है, 0.54 समथिंग कुछ आ रही है, 546 आ रही है। ठीक है, मान लेते हैं इस तरह से ए बी की वैल्यू आ गई बिना हमने कुछ। अगर अब हमको क्या करना है, इसके अंदर हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको हटाने हैं। तो बच्चों हमको इसके अंदर क्या करने होते हैं, जैसे हमने इसके अंदर देखा था कि डेसिमल के बाद हम लीस्ट सिग्निफिकेंट जो हमारे डिजिट होंगे वो हम कंसीडर करेंगे, पर इसके अंदर हम क्या कंसीडर करते हैं, पूरे नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर हम कंसीडर करते हैं। कि 11.3 है बच्चों मेरे पास, तो इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसके अंदर बच्चों मेरी 3 है, इसके अंदर बच्चों मेरी कितनी है, 5 है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 3 को कंसीडर करूंगा, बस कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए हमारा मल्टीप्लीकेशन के बाद में। तो इसका a इंटू बी, तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट को मैं हटा दूंगा, तो मेरा सिंपल आंसर आ जाएगा 110, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा a प्लस बी का हमने देख लिया, a इंटू बी का देख लिया। तो जल्दी से बताइए बच्चों मेरा इसका आंसर क्या होगा। अब भी आप ऑप्शन नंबर बता रहे हैं बच्चों, कैसे बता सकते हैं आप, मैंने अभी आपको समझाया a प्लस बी का क्या है, तुमने ये सुना नहीं। देखिए ए प्लस बी को अगर हम करेंगे कैलकुलेट, तो मेरा जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा तो उसके अंदर हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लीस्ट सिग्निफिकेंट, तो क्या आंसर होना चाहिए बच्चों, यदु कृष्णन आपने एकदम सही आंसर बताया, ऑप्शन नंबर सी ही इसका आंसर होना चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं, क्योंकि 227.2 के अंदर बच्चों हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, तो मेरा एक डिजिट होना चाहिए मतलब हमारे पास। ठीक है, डेसिमल के बाद में, तो इसका आंसर होना चाहिए बच्चों ऑप्शन नंबर सी। यदु कृष्णन वेरी गुड, बाकी आपका गलत है, सना खान सरोज आपका गलत है, श्रेया आपका भी गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जैसे मैंने तुमको बताया, मैंने तुमको इस तरह से भी मैंने तुमको बताया है, एक अलग से एक मैंने इंट्रोड्यूस करके बताया है कि a प्लस बी के अंदर हम कैसा रूल लगाते हैं और a इंटू बी के अंदर हम कैसा रूल लगाते हैं।
तो बच्चों इसके अंदर हम हमेशा कंफ्यूजन में आते हैं कि हम क्या देखते हैं कि ए प्लस बी के अंदर हम क्या करेंगे, हम ए की कैलकुलेट कर लेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट कर लेंगे और हम सीधा आंसर बता देंगे कि हाँ भाई 3 होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। हम डेसिमल के बाद डिजिट काउंट करते हैं कि उस डेसिमल के बाद जितनी डिजिट कम होगी तो उसके बाद हम क्या कर देंगे, डेसिमल उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, और ए इंटू बी के अंदर हम टोटल पूरे नंबर का हम सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं और फिर उसके हिसाब से हम बताते हैं। कुछ डाउट हो तो बच्चों पूछ लेना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मतलब अगर तुमने यूनिट एंड मेजरमेंट क्या किया, तुमने अच्छे से पढ़ लिया और तुम क्या कह रहे हो मेरे को यूनिट एंड मेजरमेंट आता है और तुमको ये इस वाले रूल्स के अंदर तुमने कंफ्यूज हो गए, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा गलत और तुम्हारी सारी मेहनत चली जाएगी पानी में। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। कह रहा था सम ऑफ नंबर कैन बी कैलकुलेटेड एज, तो बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा इस तरह से नंबर आएगा, अर्थमेटिकली ये नंबर आएगा। अगर हम कैलकुलेटर से याद करेंगे तो वो क्या करता है, कैलकुलेटर हमारा क्या करता है, सारे नंबर को जो होगा, सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होगा, जो मैक्सिमम वाले को कभी कैलकुलेट कर लेता है, ये अर्थमेटिकली आएगा। पर इसके अंदर हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर इसके अंदर हमको रिड्यूस करना पड़ेगा हमारे हिसाब से। द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस इज 227.22, सॉरी 227.2, जो कि है बच्चों क्या, इसके अंदर हमको देख रहे हैं कि एक डेसिमल के बाद एक डिजिट हमारी आ रही है, तो मेरी एक डिजिट आएगी 664.8, मेरा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बच्चों। ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग सा थिंग होता है क्योंकि तुमको कभी ना कभी सिग्निफिकेंट फिगर्स तुमसे कभी भी पूछेगा तो क्या ही वो पूछ सकता है, वो पूछेगा तुमसे क्या, या तो तुमसे पूछेगा एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का पूछेगा या मल्टीप्लिकेशन का पूछेगा या तुमसे पूछेगा क्या, डिवाइड का पूछ लेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमेशा याद रखना, ऐड सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमेशा याद रखना उनके अंदर हम कैसे कंसीडर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। बच्चों इसको सोल्व कीजिए, आप साथ ही साथ इसको देखते देखते ही सोल्व करते रहिए। ठीक, तो हमको क्या दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, हमको दिया गया है मास एंड वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी आर 4.237 ग्राम 2.5 सेंटीमीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। तो हमको मास और वॉल्यूम हमको दी गई है, एक बॉडी की हमको मास और वॉल्यूम हमको दी गई है ग्राम में और किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में हमको दी गई है। तो हमसे पूछ रहा है द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हमसे पूछ रहा है कि डेंसिटी क्या होगी उस मटेरियल की एक करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। तो बच्चों हमसे पूछ रहा है डेंसिटी क्या होती है, बच्चों मेरी डेंसिटी जिसको मैं क्या करता हूं, डिनोट करता हूं रो से, वो क्या होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर बताइए कि क्या होना चाहिए। इसका आंसर जैसे कि मैंने तुमको पहले वाले में ए और बी का मैंने तुमको फॉर्मूला बताया था, तो तुम सीधा ही बिना इसके कैलकुलेट किए, बिना इसके बारे में जाने हुए तुम सीधा 1 सेकंड के अंदर आंसर बता सकते हो। जैसे अगर तुमको क्वेश्चन नंबर ये समझ में आया होगा, तो ये ए प्लस बी का फॉर्मूला तुमको समझ में आया होगा। अब हम कर रहे हैं डिवाइड मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट देखनी पड़ेगी पर्टिकुलर नंबर की। ठीक है, तो पर्टिकुलर नंबर की लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट देखिए और आंसर से हमको उसको मैच कर दीजिए और जल्दी से बताइए आंसर 1 सेकंड के अंदर कि क्या होना चाहिए हमारा आंसर। कैसे निकालेंगे डेंसिटी बच्चों, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर तुम्हें ए प्लस बी वाला वो वाला फॉर्मूला समझ में आ गया है, एडिशन वाला समझ में आ गया है, तो तुमको इस क्वेश्चन को करने के लिए तुमको 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए बच्चों। डेंसिटी होता है हमारा, जिसको मैं डिनोट करता हूं रो से। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम ये होता है। मास हमको दिया गया है, वॉल्यूम हमको दिया गया है। ठीक है, तो हमको सीधा निकालना है बच्चों। हमको पता है इसको कैलकुलेट भी नहीं करना है हमसे, ये तुमसे अगर बोला जाए, अगर तुम ये कैलकुलेट करने में लग गए हो कि 4.237 0.2 0.5 कितना होता है सर, मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ, कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं डिवीजन ले रहा हूँ इस तरह से सर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अरे ऐसा करना ही नहीं है तुमको, ये करना ही नहीं है तुमको, बस सीधा ऑप्शन देखने, क्योंकि ऑप्शन देखिए, तुम क्वेश्चन पढ़िए फिर ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन ऑप्शन पढ़िए तो इसके अंदर तुमको क्या देखने को मिल रहा है कि सारी वैल्यू मेरी क्या है, आसपास ही भटक रही है। तो आसपास भटकेगी तो तुम कितना ही एक्यूरेट इसको निकाल पाओगे, इसको कैसे ही तुम इसको सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो सीधा ही सीधा तुमको इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर देखना ही है और सीधा आंसर तुमको बता देना है। इसके अंदर बच्चों मेरी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 4 है, इसके अंदर 2 है,
तो मेरा आंसर क्या हो जाना चाहिए? मेरा आंसर होना चाहिए वो वाला आंसर होना चाहिए जिसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो? मेरी लीस्ट हो। लीस्ट नंबर मेरे पास 2 ही है, तो मेरा 2 होना चाहिए, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह दो क्वेश्चन आपका एकदम ठीक है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो डेंसिटी होती है ये। ठीक है, जैसे हमने तुमको ए और बी का अंदर फॉर्मूला समझाया था, तो बच्चों ये ही एक क्वेश्चन है जो जिसके अंदर तुम क्या कर सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो कि एडिशन में अगर तुमने एडिशन का फॉर्मूला लगा दिया, एडिशन का लगा दिया तुमने किसके अंदर, डिवीजन के अंदर लगा दिया, या मतलब तुमने डिवीजन का सब एडिशन में लगा दिया, तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों हमेशा इस कंफ्यूजन से दूर रहना, हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर देखना। एडिशन के अंदर हम क्या देखते हैं, डेसिमल के बाद देखते हैं, और क्या करते हैं, जो लिस्ट रहेगा हमारा डिजिट रहेगा उसको हम कंसीडर करेंगे। पर मल्टीप्लिकेशन के अंदर, डिवीजन के अंदर हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम कंसीडर करते हैं पूरे नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको रूल पता होगा तो हमको ना तो सोल्व करने की जरूरत पड़ेगी, ना हमको देखने की जरूरत पड़ेगी, तो हम सीधा ही 1 सेकंड के अंदर आंसर बता सकते हैं अपना। ठीक है बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.4। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, कि द नंबर 2.745 2.735 आर राउंडिंग ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमको क्या करना है, ये डिजिट को बच्चों हमको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करना है, तो हमको आंसर क्या मिलेगा ये हमसे पूछ रहा है। इसको राउंड ऑफ करेगा, इसके अंदर बच्चों कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसके अंदर है मेरी 4, इसके अंदर भी मेरी 4 है। ठीक है, अब ये हमसे बोल रहा है कि 4 हमको सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं चाहिए, हमको चाहिए 3 चाहिए। तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो बच्चों ये रूल्स हमने पहले लेक्चर के अंदर करे हुए हैं सारे के सारे कवर, तो एकदम आसान आसान से रूल्स होते हैं बच्चों, एकदम आसान आसान सा एक प्यारा सा ये टॉपिक है, एकदम बेसिक सा ये टॉपिक है फिजिक्स का। बच्चों फिजिक्स के अंदर महारत हासिल करने के लिए तुमको क्या करना चाहिए, तुमको धीरे धीरे से बेसिक से ही तुमको, अगर कुछ कुछ लोग होते हैं जिसको ऐसा लगता है कि फिजिक्स तो काफी ज्यादा टफ है, बच्चों ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी टफ नहीं होता है लाइफ के अंदर। क्या करना है हमको, बेसिकली हमको जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट हमारा क्या हो गया, पहला चैप्टर हो गया, तो ये पढ़िए। तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं बच्चों, आसान आसान छोटे छोटे फॉर्मूले हमको दिए गए हैं, वो अगर तुम समझ लोगे तो तुम आगे के अंदर जो तुम्हारी आगे की जो फिजिक्स होगी तुम उसको अच्छे से और ज्यादा समझ पाओगे, उसमें काफी ज्यादा हेल्प होगी, क्योंकि यही सब चीजें जो होती हैं हमारे आगे के चैप्टर्स के अंदर आएंगे। ठीक है, डायमेंशन के बारे में बात होगी, राउंड ऑफ के बारे में बात होगी, सिग्निफिकेंट फार के बारे में बात होगी। ठीक है, तो यूनिट एंड मेजरमेंट आप पढ़िए अच्छे से, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, फिर मोशन इन अ प्लेन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम फिर क्या बात करेंगे, फिर मोशन इन 3D के बारे में बात करेंगे, वेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों हम क्या करते हैं, ये क्या होता है, जैसे फिजिक्स क्या होती है बेसिकली हमारी एक सीढ़ी की तरह होती है। ठीक है, सीढ़ी की तरह होती है, कि अगर ये है इस तरह से, क्या है सीढ़ी भी बनानी नहीं आ रही मुझे, इस तरह से ये होती है। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा यूनिट मेजरमेंट, ये हो गया बच्चों मेरा क्या, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये हो गया मोशन इन अ प्लेन, ये हो गया बच्चों मेरा मोशन, ठीक है, मोशन इन 3D वेक्टर वेक्टर हो गया। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले इसको कवर करेंगे, फिर इसको कवर करेंगे, फिर इसको कवर करेंगे, फिर इसको कवर करेंगे। अगर तुम सीधा क्या सीधा जाओगे ना बच्चों, सीधा का सीधा इस वाले पार्ट को कवर करना चाहोगे, तो तुम ये भी सीख नहीं पाओगे और तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए हमेशा फिजिक्स को बेसिक से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों। 2.745 हमको करना है राउंड ऑफ, और 2.735 हमको करना है राउंड ऑफ। तो बच्चों मुझे पता था कि अगर मेरा 5 का केस है, 5 जो होता है मेरा एक स्पेशल केस होता है, जो 5 अगर मेरा आ जाए तो हम कैसे राउंड ऑफ करते हैं, कि अगर मेरा जो प्रीसीडिंग डिजिट जो हो बच्चों, मतलब जो इसके पहले की डिजिट जो हो, मतलब 2.745, ठीक है, इसको मैं करना है मेरे को राउंड ऑफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। तो बच्चों 5 है जो मेरी प्रीसीडिंग डिजिट है, जो कि 4, अगर मेरी प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो, इवन हो, तो मैं क्या करूंगा, 5 को मामा के घर पे भेज दूंगा बिना कुछ इसको चेंज करे। तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, 2.74, मेरे को इसको मैं इसको बोल दूंगा 2.74, मेरा ये हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा बच्चों मेरा, पहला हो जाएगा मेरा 2.74 हो जाएगा। तो पहला किसके अंदर बच्चों, तो मेरा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा सी भी गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, बी और डी बचा है, जल्दी से बताइए आंसर इसका क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हमने 2.745 को हमने कर दिया राउंड ऑफ, 2.74 हमने राउंड ऑफ कर दिया, क्योंकि हमको पता है कि अगर मेरी इवन डिजिट हो, प्रीसीडिंग डिजिट हो, ये बच्चों रूल होते हैं, ये रूल मैंने नहीं बनाए हैं, ये रूल तुम्हारे बुक में लिखे हुए हैं, और ये क्या है, रूल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये
ये याद रखना बच्चों, बस बेसिकली यही तुम्हारा मतलब, मेरा कहना ये कि बस इसको याद रखना। ठीक है, क्योंकि यही बच्चों कुछ कुछ जो चीजें होती हैं, जैसे स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे हमने देखा, ये हमने देखना 5 का हमने स्पेशल केस देखा। ठीक है, तो 5 के स्पेशल केस ही जैसे इस तरह से ही तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे। जैसे मल्टीप्लीकेशन और मल्टीप्लीकेशन एडिशन के अंदर तुमसे कुछ पूछेंगे ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ। तो इन सब कंफ्यूजन को तुमको नहीं करना है, इन चीजों में नहीं आना है, तो तुमको आंसर बताना है। ठीक है, तो 2.735 को हमको करना है राउंड ऑफ। तो बच्चों जब मैं राउंड ऑफ करूंगा, जब मेरा प्रेसिडेंट डिजिट क्या हो, मेरा ओड हो, अगर मेरे को देखने को मिल रहा है जो 3 है मेरा ओड है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरा प्रेसिडेंट डिजिट ओड है तो मैं इसको एक +1 कर दूंगा। तो मैं क्या लिख दूंगा, 2.3 को मैं कर दूंगा +1, मतलब 4 मैं कर दूंगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये आंसर 2.74 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर होना चाहिए बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 2.74, 2.74। तो मेरा राउंड ऑफ करने के बाद 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर मेरा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। एकदम ठीक है आपका सरोज, एकदम ठीक है। श्रेय जी आप बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये हमेशा याद रखना। ठीक है, कि इवन और ओड के केस के अंदर है, ये हमें याद रखना। ये स्पेशल केस होता है बच्चों 5 के केस के अंदर। जैसे कि अगर तुमको कुछ दिया गया है, अगर मान लीजिए कि अगर मेरे को यहाँ पे 5 ना देके मुझे क्या दिया गया होता, 6 दिया गया होता, 2.746 दिया गया होता, तो मैं क्या करता, अगर मेरे को इसको राउंड ऑफ करना होता तो मैं इसको सीधा लिख देता 2.74 की जगह मेरा 6 है, तो बच्चों मैं इसको कर देता 5 कर देता, सिंपल मैं इसको लिख देता 2.75। ठीक है, तो 5 के केस के अंदर ये स्पेशल केस होता है। तो बच्चों ये स्पेशल केस तो हमको आसानी से, तो हम ये इन सबको तो हम सोल्व कर लेंगे, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको क्या सोल्व करने की है बच्चों, जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती है ना, उन्हीं को सोल्व करने में आते हैं मजे। जैसे 5 का केस हो गया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हो गया, जिनके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होती है, वही तुम्हारा क्या करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो चीजें आएंगी, ताकि हमारा जो कंपटीशन हो वो ज्यादा अच्छे से हो पाए। इसलिए बच्चों ये तुमको ये सब चीजें आनी चाहिए। क्योंकि बच्चों हमारा क्या होता है, फिजिक्स के अंदर सिलेबस तो क्या रहता है, एक सेम ही रहता है सिलेबस, एक ही चीज हम पढ़ते रहते हैं हमेशा ही। पर बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा, कंपटीशन होने के लिए बच्चों इन सब चीजों का, एग्जाम्स के अंदर ये सब चीजें आने का मतलब होता है कि हमारा कंपटीशन क्या है, टफ हो गया है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमको याद होनी चाहिए, थोड़े थोड़े केस हमको याद होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। राउंडिंग ऑफ 2.745 to 3 significant figure, it will be 2.74, राउंडिंग ऑफ टू 2.6। तो बच्चों यही है, इसको कुछ भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो जैसे मैंने समझाया वो समझ लीजिए। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ये होता है हमारा एक रूल होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमको कह रहा है, ये है बच्चों एक हमारा एरर का एक क्वेश्चन है। तो ये हमसे क्या बोल रहा है कि लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट आर 16.2, 10.1। तो कह रहा है कि हमारी लेंथ और ब्रेथ क्या है, एक रेक्टेंगुलर शीट की मेरी भी ये बता रखा है इस तरह से कि ये है बच्चों मेरी 16.2, ये है बच्चों मेरा 10.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है बच्चों मेरी लेंथ, ये है बच्चों मेरी ब्रेथ, सॉरी ये है बच्चों कुछ भी हो सकता है बच्चों, लेंथ ब्रेथ कुछ भी हो सकता है, पर ब्रेथ हमारी हमेशा छोटी होती है लेंथ से, तो इसको हम मान लेते हैं। तो एरिया क्या होता है बच्चों हमको, तो हमसे क्या बोला था, एरिया ऑफ द शीट इन द एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड द एरर है। तो हमसे पूछ रहा है कि एरिया क्या होगा हमारा इस शीट का प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हमको एरिया पता है बच्चों, एरिया क्या होता है हमारा, एरिया होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ। सरोज जी इस पे ध्यान दीजिए, इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दीजिए। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर जल्दी से बताइए, इसके अंदर आंसर क्या होना चाहिए, सरोज जी बताइए इसका आंसर क्या होगा। एरिया हमको क्या करना है, एरिया हमको लिखना है, एरिया क्या हो जाएगा बच्चों मेरा 16.2 इंटू 10.1। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसकी, क्वेश्चन की क्या होता है कि हम क्या करने लग जा रहे होंगे, या तुम कर रहे होगे, तुम क्या कर रहे होगे अभी क्या कर रहे होगे, 16.2 को मल्टीप्लाई कर रहे होगे तुम 10.1 से। तो ये 3 into 3 का मल्टीप्लीकेशन है, तो ये काफी ज्यादा बढ़ा जाएगा, तुम्हारा टाइम टेकन होगा, मतलब टाइम भी इसके अंदर तुम्हारा जाएगा। तो इसको तुमको करना ही नहीं है बच्चों। क्यों नहीं करना, क्योंकि बच्चों मुझे पता है, क्योंकि जो मेरे आंसर है बच्चों क्या है, एक दूसरे के आसपास ही है। ठीक है, 6164 ये आसपास है, ये भी आसपास है, ये भी आसपास है, ये भी आसपास है। ठीक है, तो हमको सीधा करना है, इसके अंदर कुछ हमको नहीं लगाना ज्यादा दिमाग, हमको बस रूल्स लगाने हैं, जो रूल्स हमको पता होने चाहिए। ठीक है, एरिया होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो इसके अंदर क्या कीजिए, सबसे पहले तो ये वाली टर्म तो निकाल लीजिए बच्चों, ये क्या हो जाएगी, मान लेते हैं कि ये कुछ भी हो।
ठीक है, तो हमको इसको क्या देखना है, हमको देखना है कि बच्चों 16.2 इंटू 10.1 हम करेंगे, तो मेरे को क्या करना है, इसके अंदर हम मेरा जो इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, 3 है, इसके अंदर कितनी है बच्चों, इसके अंदर भी 3 है। तो मैंने तुमको बताया था कि लेंथ इंटू ब्रेथ हम करेंगे तो मेरा सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए, 3 ही आनी चाहिए, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आनी चाहिए। तो सब इसके अंदर कौन सा आंसर ऑप्शन है इसके अंदर, इसके अंदर बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हमने देखा कि बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर लीस्ट है बच्चों 3। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा यार, कैसे बोल रहे हो सुरेश बालाजी आप, इसके अंदर हमने अभी तो आपको पढ़ाया है, आप तो ऐसे कर रहे हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप शायद सुन नहीं रहे हैं और आप शायद समझ नहीं रहे हैं। तो इसके अंदर हमने लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट देखते हैं हम लेंथ इनटू ब्रेथ के अंदर, मल्टीप्लिकेशन के केस के अंदर, और किसके केस के अंदर, डिवीजन के केस के अंदर हम देखते हैं क्या, हम देखते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, कि अगर मैं a इंटू बी करूंगा तो मैं देखूंगा दोनों के लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट देखूंगा। जैसे कि a मेरा है 10.12 मान लेते हैं और b कितना है मेरा, b मान लेता हूं मैं 2 है, तो मेरा जो भी आंसर आएगा बच्चों वो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में आएगा। मतलब a इसके अंदर मैं देख रहा हूं इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 4 है, तो मेरा सिग्निफिकेंट डिजिट कितने में आएगा, एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर आएगा आंसर। ठीक है, 2 तो मैं इसको बोल दूंगा, इसको मैं बोलूंगा 20 सीधा बोलूंगा बच्चों, मतलब 2.0 मैं इसको वैसे इस तरह से मैं इसको डिफाइन करूंगा, 2 पॉइंट इस तरह से मैं डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसके अंदर 3 है, तो पहले ऑप्शन के अंदर बच्चों मेरे को दिख रही है बस इसके अंदर ही मेरे को, ऑप्शन ए के अंदर ही मेरे को 3 दिख रही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और बच्चों फिर एरर के बारे में हम बात करें, एरर के बारे में बात करें, हम एरर कैसे निकालते हैं, एरर हम निकालते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ के केस के अंदर। कैसे निकालते थे बच्चों एरर हम, कि अगर तुमको एरर निकालनी है तो एरर हम कैसे निकालते थे, एरर का फॉर्मूला हमने देखा था कि डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, ये हमको पता है। अगर ये किसी को नहीं पता है तो बच्चों बताइए, मैं आपको फिर से समझा देता हूं इसके बारे में, ये कैसे आया। ठीक है, ये कैसे आया मैं तुमको बता देता हूँ कि एरिया अगर मेरा क्या है एल इंटू ब्रेथ है, तो बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा बोथ साइड। डिफ्रेंशिएशन तुमको नहीं आता है तो तुम इसको पढ़ोगे अपने 11th में, या सॉरी अपने मैथ्स के अंदर इसको देख लेना। अगर मैं हल्की सी तुमको डिफ्रेंशिएशन बताऊं तो इसको मैं लिखूंगा डी ए इंटू, इसको मैं डी एल कर देता हूँ बच्चों, एल कैपिटल एल कर देता हूँ, डी एल बी प्लस बी डी एल, सॉरी एल डी बी। ये ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एरिया से हम डिवाइड कर देंगे, ए से मैं डिवाइड कर दूंगा, एल बी से मैं डिवाइड कर दूंगा, एल बी से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, बी से बी कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, तो मेरा आ जाएगा डी ए बाई ए इज इक्वल्स टू डी एल बाई एल प्लस डी बी बाई बी। तो ये हमको क्या दे रहा है, ये डी ए बच्चों हमारा क्या है, डी ए बच्चों हमारे बेसिकली क्या है, डी ए बच्चों मेरा एरर इन एरिया, एरर इन एरिया हम इस तरह से हम इसको निकालते हैं। ठीक है, तो एरिया तो बच्चों हमको बिना ए, हमने तो बिना एरर के ही हमने आंसर बता दिया, ऑप्शन नंबर ए होगा। श्रेया जी आपका एकदम ठीक है। ठीक है, तो यहां से बच्चों मेरे को डीएल पता है, डीएल कितना हमको दिया गया, डीएल हमको दिया गया है क्या, डीएल हमको नहीं दिया गया। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर बच्चों हमसे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट देखते हैं, इसके अंदर 3 आ रही है, तो बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, एरिया बच्चों हमारा आ जाएगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है उसके अंदर हम कंसीडर करेंगे, तो हमारा लेंथ था बच्चों इस तरह से, और ब्रेथ बच्चों हमको बता रहा है 0.1। एरर तो बच्चों हमको बताना ही नहीं रखा इसके अंदर शायद। ठीक है बच्चों, तो हमारा एरिया आ जाएगा 164 आ जाएगा, मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट उसके अंदर हम कंसीडर कर लेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अगर हमको ये आंसर हमको शायद से ये क्वेश्चन शायद प्रॉपर नहीं है, क्योंकि हमको लेंथ का और सॉरी लेंथ का और ब्रेथ का हमको क्या नहीं दिया गया, हमको एरर नहीं दिया गया, पर इसके अंदर हमने लिखा है 0 पॉइंट, इसके अंदर इसने कंसीडर किया है। तो बच्चों इसके अंदर हम फिर क्या एरर निकालेंगे, तो हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा ए बाई ए मैंने तुमको बताया कि कैसे होता है, डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी, तो 0.1 डिवाइडेड बाई एल 16.2, इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से मेरा डेल्टा ए आ जाएगा। ए बच्चों हमने निकाला, किस तरह से ए हमने निकाला, वो वाली टर्म हमने कंसीडर की थी, इस तरह से बच्चों मेरा ए आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा ए मेरा आ जाएगा
तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे, तो एक सिग्निफिकेंट एक डिजिट के अंदर उसको राउंड ऑफ करेंगे। क्यों राउंड ऑफ करेंगे हम एक सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर? क्योंकि हमारी एरर ही क्या है, ये हमारी जो एरर आ रही है एल और बी के अंदर, वही एक ही डिजिट के अंदर है, उसकी सिग्निफिकेंट फिगर एक ही है। तो मैं एरर भी क्या करूंगा, जब राउंड ऑफ करूंगा तो मैं एक ही के अंदर उसको कंसीडर करूंगा। ठीक है, तो मैं देख रहा हूं इसके अंदर जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है मेरा 16.4 इंटू 3 आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों तुमको ये सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, अब तुमको क्या देखना है, बस तुमको देखना है सिग्निफिकेंट फिगर, तुमको देखना है। ठीक है, ये सब से तुम क्या कर सकते हो, आसानी से इसका आंसर बता सकते हो बिना कुछ सोल्व किए। इतना कुछ रामायण का कुछ फायदा नहीं होगा इससे। बच्चों तुम्हारा टाइम भी बचेगा अगर तुमको ये सब रूल्स पता होंगे तो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों आसान आसान से क्वेश्चन है, आप जल्दी से जल्दी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको फिर से बता दूंगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखते हैं, पढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ये क्वेश्चन बच्चों डायमेंशन का है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब हमको दो फिजिकल क्वांटिटी हमको पेयर में दी गई है, और हमसे पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो पेयर है हमारे, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर हमको निकालना है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं है, वो हमको निकालना है। क्या वर्क और टॉर्क का होगा, क्या एंगुलर मोमेंटम, क्या प्लैंक कांस्टेंट का होगा, टेंशन का होगा, सरफेस टेंशन का होगा, इंपल्स का होगा, लीनियर मोमेंटम का होगा। तो बच्चों हमको पता है वर्क क्या होता है, वर्क बच्चों हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, या हम क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारा वर्क होता है, या तुम इसको बोल सकते हो ऐसे कि तुमने वर्क एनर्जी थ्योरम कभी सुना होगा नाम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम आपको क्या बताता है, वो बताता है कि वर्क डन क्या होता है हमारा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, तो वर्क डन हमको पता है, टॉर्क भी हमको पता है, टॉर्क क्या होता है बच्चों हमारा एफ क्रॉस आर होता है, मतलब एफ इंटू आर होता है। ठीक है, उसी तरह से बच्चों एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारा, एंगुलर मोमेंटम हमारा होता है एम वी आर। ठीक है, ये सब तुमको टर्म्स नहीं पता तो मैं तुमको बता रहा हूँ बच्चों, जल्दी से इसके अंदर डायमेंशनल फॉर्मूला लगाइए और देखिए कि कौन सा डायमेंशनल फॉर्मूला पेयर के अंदर नहीं आ रहा है सेम, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नाइन्थ के अंदर भी बच्चों वर्क एनर्जी पावर है, तुमने नाइन्थ के अंदर शायद चैप्टर नंबर 10 है या 12 है, नाइन्थ के अंदर तुमने शायद देखा होगा, वर्क के बारे में तुमको पता होगा। तो वर्क को बच्चों हम डिफाइन करते हैं कैसे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। टॉर्क को हम कैसे लिखते हैं, टॉर्क को भी हम लिखते हैं एफ इंटू आर। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का इसके अंदर मैं देख रहा हूं कि जो मेरा वर्क है और जो मेरा टॉर्क है बच्चों उसका डायमेंशन आ जाएगा सेम, क्योंकि क्या है ये फोर्स इनटू डी, मतलब एफ का बच्चों हमको पता है डायमेंशन है सेम, डी और आर क्या बच्चों सेम ही है, मतलब लेंथ ही है वो। तो बच्चों मेरा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मेरा हो जाएगा गलत। ठीक है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा क्योंकि हमको देखने को मिला जो वर्क है और जो मेरा टॉर्क है वो दोनों का दोनों डायमेंशन उसका सेम है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम को हम लिखते हैं एम वी आर। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है बच्चों हमारा वो आता है एनर्जी के अंदर आता है। जब फोटोन्स की एनर्जी हम कैसे डिफाइन करते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन हम डिफाइन करते हैं E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, फोटोन्स जो होते हैं बच्चों उसकी एनर्जी हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर सी एच है बच्चों हमारा प्लैंक कांस्टेंट, सी होता है बच्चों हमारा स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा होता है बच्चों हमारा वेवलेंथ, ई होता है बच्चों हमारा एनर्जी। ठीक है, तो एम वी आर और इसके अंदर तुम कंपेयर करके देखिए कि क्या जो एच का जो है हमारा डायमेंशन आएगा इसके केस के अंदर क्या वो सेम आएगा। तो चलिए मैं ये बता देता हूं आपको कि एम वी आर मतलब एम वी का क्या होता है बच्चों, एल बाई टी होता है, तो मैं उसको लिख सकता हूं एल टी टू द पावर -1। आर क्या होता है बच्चों, एल ही होता है, तो एल को मैं कर दूंगा स्क्वायर। तो बच्चों मेरा एम वी आर का मतलब एंगुलर मोमेंटम का मेरे पास डायमेंशन आ रहा है ये। ठीक है, ये आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एनर्जी का मैं निकालता हूं बच्चों। एनर्जी का मैं निकालूंगा तो बच्चों में एस सी बाई लैम्डा मतलब एच मेरे को निकालना है, सी क्या होता है बच्चों, एल बाई टी होता है, लैम्डा क्या होता है, एल होता है, तो मैं इसको सीधा बोल सकता हूं टी टू द पावर -1। ठीक है, ये वाला सी पे है लैम्डा की मैं लिख सकता हूं बच्चों डायमेंशन टी टू द पावर -1। ई की डायमेंशन हम कैसे लिखेंगे, ई क्या होता है बच्चों हमारे, जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो मैं काइनेटिक एनर्जी मान लेता हूं, एम वी स्क्वायर मान लेता हूं ताकि तुमको आसानी से समझ में आ सके। तो मैं उसको लिखूंगा एम वी स्क्वायर का, मैं सॉरी एनर्जी का मैं डायमेंशन कैसे लिखूंगा एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर क्या होता है बच्चों हमारा, वी क्या होता है हमारा, वी होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, मतलब एल बाई टी, इसका मैं कर दूंगा स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एम एल स्क्वायर
टी टू द पावर -2, और ये -1 यहां से कटेगा, तो बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों मेरा क्या, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन। ये क्या आ गया मेरा, एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, इसमें कोई डाउट आया तो पूछ लीजिए बच्चों। अब ये बच्चों ये भी सब तुम पढ़ोगे, एंगुलर मोमेंटम तुम पढ़ोगे, 11th में ही पढ़ोगे, रोटेशन मैकेनिक्स के अंदर तुम पढ़ोगे बच्चों। ठीक है, ये बच्चों मैं बस तुमको बता रहा हूँ कि ये डायमेंशन जो होते हैं बच्चों, हमेशा हर पूरे फिजिक्स के अंदर तुम्हारे यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो हमने देखा एंगुलर मोमेंटम का हमने निकाल लिया, डायमेंशन हमने निकाल लिया, और फिर हमने प्लैंक कांस्टेंट का हमने निकाल लिया। तो हमको देखने को मिल रहा है कि ml² t टू द पावर -1 ml² t टू द पावर माइनस, मतलब h का मतलब प्लैंक कांस्टेंट का और एंगुलर मोमेंटम का हमारा क्या है, सेम डायमेंशन है। वर्क और टॉर्क बच्चों हमने डिफाइन किए कि वर्क होता है बच्चों मेरा क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और मैंने टॉर्क बताया कि फोर्स इनटू आर ही मेरा होता है क्या, टॉर्क होता है। तो बच्चों इन दोनों का तो डायमेंशन सेम ही हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये तो देखने से ही हमको दिख रहा है। तो हमने एंगुलर मोमेंटम का और प्लैंक कांस्टेंट का भी हमने डायमेंशन देखा सेम, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, ये ऑप्शन हो जाएगा मेरा गलत। ठीक है, तो टेंशन क्या होता है बच्चों, टेंशन कुछ नहीं होता। टेंशन जो होता है, टेंशन क्या होता है बच्चों, टेंशन अगर तुमको नहीं पता, टेंशन वो वाली टेंशन नहीं कह रहा जो दिमाग में होती है टेंशन। टेंशन वो होती है बच्चों जब किसी रोप के अंदर टेंशन आती है, कि अगर मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग ली मैंने, और ठीक है, ये बच्चों अगर मेरी स्ट्रिंग है और मैंने क्या किया, एक ब्लॉक को मैंने इसके टाई कर दिया, तो बच्चों जो मेरी टेंशन लगेगी वो होती है, ये जो मेरा जो इसके अंदर जो क्या आता है, स्ट्रेन आता है ना बच्चों, वो होती है हमारी टेंशन, कि कितना हमारा खींचा है, वो हमको टेंशन से हम डिफाइन करते हैं। कि जैसे अगर मेरे पास एक रस्सी है और मैं इसको खींच रहा हूँ, तो इसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो टेंशन क्या होता है बच्चों, टेंशन बेसिकली क्या होता है, जैसे हम इसके अंदर देख रहे हैं कि ये मेरा टेंशन है, ये मेरा क्या है, मास है। तो बच्चों मुझे क्या पता है, टेंशन जो हो जाएगी मेरे अंदर, इसके अंदर क्या हो जाएगी, टेंशन किसको बैलेंस करेगी, बैलेंस करेगी बच्चों mg को। mg T इजिकल्स टू mg, मतलब T इजिकल्स टू mg मतलब m इंटू a, मतलब ये फोर्स का ही हमको क्या देगा, डायमेंशन देगा। टेंशन जो होता है हमारा फोर्स, हम उसको बोल सकते हैं कि जो उसका डायमेंशन क्या होगा, फोर्स होगा। अच्छा, प्लैंक कांस्टेंट आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है। देखिए बच्चों, एनर्जी ऑफ फोटोन अगर तुमको नहीं पता है तो तुम इसको न्यूक्लियाई के अंदर पढ़ोगे, कि एनर्जी जो होती है बच्चों हमारी फोटोन के केस के अंदर, वो होती है हमारी hc/λ। ठीक है, ये होती है हमारी एनर्जी ऑफ फोटोन्स। फोटॉन्स क्या होते हैं बच्चों, अभी आपको तुम ये पूछोगे एनर्जी, फोटॉन्स बच्चों जो लाइट हमारी होती है बच्चों, वो फोटॉन से बनी होती है, पता है। जो उसके अंदर क्या करते हैं, जो फोटॉन्स होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, वो स्पीड ऑफ लाइट से वो ट्रेवल करते हैं। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। जैसे हमारी कोई भी लाइट हो गई बच्चों, जैसे वेवलेंथ उसकी चेंज होती रहती है, तो बच्चों इस तरह से हम एनर्जी डिफाइन करते हैं। ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ की, फोटॉन्स की, ये होती है बच्चों एनर्जी ऑफ फोटॉन्स होती है। तो तुम्हें बच्चों मैं ये नहीं समझा रहा हूँ अभी तुमको, क्या मैं, अगर तुमको कंफ्यूज हो रहा है कि प्लैंक कांस्टेंट मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, तो तुमको वो समझना है। मैं तुम्हें वो नहीं समझा रहा हूँ, प्लैंक कांस्टेंट के बारे में नहीं समझा रहा हूँ, मैं तुमको एनर्जी ऑफ फोटॉन्स के बारे में नहीं समझा रहा हूँ। मैं बस तुमको डायमेंशन के बारे में बता रहा हूँ कि डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं। कि ठीक है, वो सब भूल जाइए, अगर आपको प्लैंक कांस्टेंट नहीं आता तो मैं तुमको बस सिंपली ये बता रहा हूँ कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी होती है फोटॉन्स की, हम hc/λ से लिखते हैं। ये फॉर्मूला तुम याद कर लो, अभी के लिए तुम याद कर लो, मेरी बात मान के ये याद कर लो। ई क्या होती है बच्चों, हमारी एनर्जी, मतलब एनर्जी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, mv²। ठीक है, हमको क्या पता है कि किसी भी अगर टर्म के अंदर हम लिखेंगे एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशन तो हमेशा सेम ही रहेगा ना। तो ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई को मैं लिख सकता हूँ mv², मतलब mv² में लिख सकता हूँ इसको। मैं बस वो कर रहा हूँ बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। hc/λ क्या होता है, h हो गया मेरा प्लैंक कांस्टेंट, c होता है बच्चों मेरा क्या, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट मतलब स्पीड हो गया, मतलब वो स्पीड ऑफ लाइट अगर वो होता है, पर तुम स्पीड ऑफ लाइट ना समझ के तुम इसको स्पीड ही समझो, क्योंकि हम बस बात कर रहे हैं डायमेंशन की। हमको ना स्पीड ऑफ लाइट के अंदर जाना है, ना हमको एनर्जी ऑफ फोटॉन्स के बारे में जानना है, ना उसकी वेवलेंथ के बारे में जानना है, बस हमको उसके बारे में, डायमेंशन के बारे में हमको जानना है बस। ना हमको प्लैंक कांस्टेंट के बारे में जानना है कि ये कैसे आया, उसकी वैल्यू क्या होती है, ये सब हमको जानने की जरूरत नहीं है। हमको बस डायमेंशन से मतलब है उनके। ठीक है, तो एनर्जी को मुझे पता है, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, mv², क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का भी mv² होता है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ mv² में लिख सकता हूँ। तो h मैं लिख सकता हूँ। c क्या होता है बच्चों मेरा, c होता है मेरा स्पीड है। स्पीड क्या होती है बच्चों मेरी, l/t उसका डायमेंशन होता है। स्पीड का तो पता है ना बच्चों, अगर तुम्हें ऐसे पता है l/t होता है। ठीक है, लैम्डा के क्या हो गया, l हो जाएगा, तो बच्चों मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे l/t/l, तो l से l कट जाएगा, और m को क्या हो जाएगा बच्चों, m का तो m डायमेंशन m ही रहेगा। v² क्या क्या होता है, v क्या होता है हमारी स्पीड ही होती है, तो v हम स्पीड को मैं लिख सकता हूँ l/t, मतलब l² t टू द पावर -2
ठीक है, टी यहाँ पर एक और बचा है, तो टी यहाँ पर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एच की वैल्यू आ जाएगी ml² t⁻⁻1। इसमें कोई दिक्कत बच्चों? अमित जी अभी आपको समझ में आया क्या कि कैसे आया हमारा एच? हम प्लैंक कांस्टेंट के बारे में नहीं जानना चाह रहे, हम बस उसके डायमेंशन के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि इसका नाम ही यूनिट एंड डायमेंशन है, यूनिट एंड मेजरमेंट है। समझे? अभी भी कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो आप, आसानी से मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो हमने देखा एंगुलर मोमेंटम का प्लैंक क्वेश्चन की, हमने देखा कि कैसे कैसे हमने इसके अंदर डायमेंशन देखा। तो फिर हमने बात की बच्चों टेंशन की। टेंशन होता है बच्चों हमारा क्या, टेंशन जो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन आती है वो होती है हमारी टेंशन। ठीक है, तो टेंशन बच्चों हमारी इस तरह से, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो मेरा जो टेंशन है वो mg को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है इक्विलिब्रियम में। तो टेंशन में क्या कह सकता हूँ, टेंशन का जो रहेगा मेरा क्या रहेगा, टेंशन का जो मेरा रहेगा जो, और जो मेरा फोर्स का जो रहेगा डायमेंशन वो रहेगा सेम। ठीक है, मैं यहाँ पे टेंशन को फोर्स नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि डायमेंशन के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, टेंशन होगा मेरा फोर्स के बराबर, मैं उसको मान रहा हूँ, उसके डायमेंशन को मैं मान रहा हूँ बच्चों। ठीक है, क्योंकि टेंशन की जैसे मेरा फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, mg क्या होता है बच्चों, g क्या होती है हमारी एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी होती है, तो उनका डायमेंशन तो सेम ही हो जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो टेंशन और सरफेस टेंशन के बारे में हम बात करते हैं। सरफेस टेंशन क्या होता है बच्चों, सरफेस टेंशन के बारे में तुम कब पढ़ोगे, सरफेस टेंशन के बारे में तुम पढ़ोगे किसमें, तुम पढ़ोगे 11th में ही पढ़ने वाले हो, और अपने फ्लूइड्स के अंदर तुम पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो अगर तुमको सरफेस टेंशन के बारे में नहीं पता तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो सरफेस टेंशन क्या होता है बच्चों, हमारा फोर्स क्या होता है, हमारा सरफेस टेंशन इनटू डिस्टेंस होता है बच्चों, लेंथ होता है, लेंथ होता है हमारा, फोर्स होता है हमारा सरफेस टेंशन इनटू लेंथ होता है। ठीक है, तो बच्चों मेरे को देखने को मिल रहा है कि इसके अंदर हम क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक एल को एक अलग से इंट्रोड्यूस मैं कर रहा हूं। तो बच्चों अगर मैं एक एल को इंट्रोड्यूस करूंगा अलग से, तो बच्चों मेरा डायमेंशन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो मेरा क्या आंसर होना चाहिए, मेरा आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। शायद से तुमको नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। पर टेंशन के अंदर बच्चों हम फोर्स ले रहे हैं, और सरफेस टेंशन के अंदर बच्चों एक एल टर्म अलग से इंट्रोड्यूस करते हैं हम, क्योंकि सरफेस टेंशन डिपेंड करता है किसके ऊपर, वो डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर। और वो कैसे डिपेंड करता है, जैसे कि बच्चों पानी हो गया हमारे पास, पानी हो गया और तुमने क्या किया, पानी के ऊपर एक धागा डाल दिया, तो बच्चों जो सरफेस टेंशन होगा, जो ये क्या करेगा, जो हमारा धागा है, ठीक है, तो ये बच्चों क्या करता है, इसके अंदर को सरफेस टेंशन लगता है, जो कि ये इसको फ्लोट करने देता है। ठीक है, जैसे हमारे मॉस्किटोस जो होते हैं बच्चों, क्या करते हैं, वो पानी के अंदर आराम से चल लेते हैं, पर हम नहीं चल पाते, वो इसलिए चल पाते हैं क्योंकि उनका सरफेस टेंशन कुछ होता है। ठीक है, और उनके वो डिपेंड करता है, उनके एरिया पे भी वो डिपेंड करता है। तो बच्चों इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा। इंपल्स क्या होता है बच्चों, हमारा इंपल्स होता है, इंपल्स होता है हमारा एफ इंटू टी, लीनियर मोमेंटम होता है बच्चों मेरा mvr। ठीक है, एफ इंटू टी के अंदर बच्चों मेरा क्या हो जाएगा, मैं इसको लिखता हूं, अगर मैं इसको डायमेंशन इसके निकालूं तो क्या हो जाएगा मेरा डायमेंशन केस के अंदर, एम ए मतलब ml t⁻⁻2 इंटू टी, ये हो जाएगा बच्चों इसका, इसका क्या हो जाएगा ml t⁻⁻1 और r। सॉरी सॉरी सॉरी, इम्पल्स हमारा ये नहीं होता है, इम्पल्स होता है हमारा i इंटू टी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, तो बच्चों इसके अंदर भी क्या आएगा, हमारा अलग आएगा। लीनियर मोमेंटम के बारे में बात करते हैं, लीनियर मोमेंटम क्या होता है हमारा, लीनियर मोमेंटम हमारा होता है mv, सिंपल। ठीक है, mv के अंदर बच्चों, उसके अंदर क्या हो जाएगा, mv के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, mv मतलब m, लीनियर मोमेंटम क्या होता है हमारा, mv होता है मतलब मास इंटू एल, मतलब v का डायमेंशन मैं लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, t⁻⁻1 आ जाएगा। तो मतलब लीनियर मोमेंटम का आ रहा है बच्चों मेरे पास ये। ठीक है, तो जो हमारा इंपल्स क्या होता है, इंपल्स बेसिकली हमारा होता है बच्चों चेंज इन मोमेंटम होता है, मतलब एफ इंटू टी बी मैं इसको बोल सकता हूँ, एफ इंटू टी बी मैं इसको बोल सकता हूँ, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इस तरह से एफ इंटू टी। तो इसको मैं करूंगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा एम एल t⁻⁻2 इंटू टी, मतलब ये क्या हो जाएगा ml t⁻⁻1। तो हमको देखने को मिल रहा है दोनों का डायमेंशन सेम है, तो इसका ऑप्शन टी भी हो जाएगा गलत, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आएगा ठीक। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, हमारा आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसका सोल्यूशन। वर्क होता है बच्चों हमारा फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स वर्क होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्टेंस, मतलब
फोर्स क्या होता है बच्चों हमारा, एम ए क्या होता है, एम ए एम एल ए क्या क्या होता है बच्चों, एल टी टू द पावर -2। तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। डिस्टेंस का होता है एल, तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा पूरा बन के आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। ये पूरा बन के मेरा डायमेंशन आ जाएगा। और इसी तरह से बच्चों मेरा टॉर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो ये भी बच्चों मेरा ये आएगा। तो मेरे को देखने को मिल रहा है ये सेम है। उसी तरह से बच्चों मेरे एंगुलर मोमेंटम वो क्या आ जाएगा, एम एल टी टू द पावर -1 इंटू एल, तो इसकी डायमेंशन आएगी बच्चों ये प्लैंक कांस्टेंट होता है बच्चों हमारा ई बाई वी। ये क्या होता है, ई बाई वी क्या होता है, जैसे कि अगर मैंने लिखा एच होता है बच्चों मेरा ई, ये लिखा इन्होंने ऐसे लिखा है कि एच जो होता है वो होता है हमारा ई बाई वी, जिसके अंदर क्या होता है बच्चों, वी हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे कि हमने देखा था कि मैंने तुमको बताया था एच सी बाई लैम्डा होता है। ये हम बस टर्म यूज कर रहे हैं बच्चों, ताकि हमको प्रॉपर टर्म यूज नहीं करनी है, पर हम चाहते हैं कि इसका डायमेंशन निकालना। तो इसके अंदर एच सी बाई लैम्डा है, तो ये क्या होगा, एल बाई टी, ठीक है, ए बाय एल, तो बच्चों एल से एल कटेगा, तो 1/t क्या होता है, 1/t क्या होता है हमारा, मतलब 1 बाय टाइम पीरियड क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमको बस इस तरह से हमको बस डायमेंशन के लिए यूज करना है। तो बच्चों हम इसको ई बाई वी भी लिख सकते हैं। तो हमारा प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन आएगा ये। टेंशन का होता है बच्चों फोर्स, टेंशन बराबर होता है फोर्स के, तो उसका डायमेंशन भी सेम ही रहेगा। ठीक है, तो बच्चों हमारा इंपल्स होता है फोर्स इंटू टाइम, तो बच्चों मेरा डायमेंशन आ जाएगा इस तरह से। तो हमारा आंसर मिल गया है हमको। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, जल्दी से आप इसका आंसर बताना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो ये हमसे पूछ रहा है मेजरमेंट ऑफ टू क्वांटिटी अलोंग विद द प्रिसीजन ऑफ रिस्पेक्टिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज। ए बी हमको दिया गया है, तो हमको पूछ रहा है कि ए बी की वैल्यू क्या होगी। मेजर ऑफ टू क्वांटिटी अलोंग विद द प्रिसीजन ऑफ द रिस्पेक्टिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज ए बी। ए बच्चों हमारा 2.5 है, प्लस 0.5 मीटर पर सेकेंड। बी है बच्चों मेरा 0.10, और प्लस की एरर है बच्चों इसके अंदर ये। ए बी के अंदर एरर क्या आएगी बच्चों, ए बी के अंदर हम सीधा करेंगे, ए बी को मैं क्या लिखूंगा, ए बी के अंदर कुछ भी मैं लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 0.1। ठीक है, तो कुछ भी जो आएगा बच्चों हमारे पास इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि 0.1 नहीं है, 0.10 है। तो मतलब इसके अंदर भी दो डायमेंशन है, इसकी सॉरी इसके अंदर भी क्या है, दो सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके अंदर भी दो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो मेरा जो ए बी की जो वैल्यू आएगी कुछ इस तरह से आएगी, ए बी इज इक्वल्स टू समथिंग लाइक, मान लेते हैं कि वो आ रही है कुछ वैल्यू, मान लेते हैं 0.12 आ रही है। ठीक है, तो इसके अंदर मेरे को दो मेरे को सिग्निफिकेंट इसके अंदर मेरे को कंसीडर करना पड़ेगा, प्लस मेरे को इसके अंदर करना पड़ेगा डेल्टा ए बी मेरे को कंसीडर करना पड़ेगा। और डेल्टा ए बी क्या होता है बच्चों हमारा, ठीक है, हमारा डेल्टा ए बी क्या होता है, एरर क्या होगा डेल्टा, अगर मैं इसको ए बी को मैं मान लेता हूँ, सी मान लेता हूँ ए बी को, ठीक है, सी मैं मान लेता हूँ, ए बी का जो क्या है, ए बी का डेल्टा ए बी मान लेता हूँ तुम्हारे लिए मैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों मेरा डेल्टा, सॉरी ए बी डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई, मैंने अभी आपको ड्राइव करके बताया था ये कैसे आया हमारा आंसर, प्लस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, ये तुम करोगे, हमको एरर हमको दिया गया 0.5 हमको दिया गया, 0.01 हमको दिया गया, तो डेल्टा ए बी तुम इसके अंदर निकाल सकते हो आसानी से। और हमको क्या पता है कि बच्चों हमको पता है कि अगर हमको जो मेरा एरर आएगा उसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, उसके अंदर होनी चाहिए बस एक। मतलब 0.5 के अंदर एक है, इसके अंदर क्या है दो है, तो बच्चों इसके अंदर सॉरी 0.01 के अंदर भी हमारी दो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो बच्चों मैं इसको क्या बोलूंगा, नहीं इसके अंदर बच्चों हमारी दो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, इसके अंदर एक ही है। इसके अंदर भी एक है, इसके अंदर भी जो मेरा आंसर आएगा डेल्टा ए बी का वो भी मेरा वन सिग्निफिकेंट करके आएगा। और जो मेरा ये वैल्यू होगी बच्चों ए बी की वैल्यू होगी, उसके अंदर दो आनी चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके अंदर आने चाहिए मेरे एक ही आना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी बताइए इस क्या होना चाहिए आंसर, कोई बात नहीं, चलो मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये ऑप्शन है बच्चों आपके पास 0.025 प्लस ये समथिंग आपको दिया गया है। तो बच्चों अगर तुमको बिना सोल्व करे इसका आंसर हम निकालते हैं, 2.5 मतलब ए बी का हमारा जो होना चाहिए, मतलब पहले वाला जो टर्म आना चाहिए उसके अंदर दो सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, तो मतलब सबके अंदर आ रही है दो ही आ रही है, तो बच्चों ठीक है दो ही आ रही है। पर हमको क्या बताना है, हमको ठीक है दो आ रही है, तो इसके अंदर हम ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी हम बात करते हैं डेल्टा ए बी की। डेल्टा ए बी के अंदर हमको क्या देखना है कि हमको डेल्टा ए बी जो निकालना है उसके अंदर आनी चाहिए बच्चों हमारी एक सिग्निफिकेंट फिगर। तो एक सिग्निफिकेंट फिगर किस केस के अंदर आ रही है, वो आ रही है बच्चों मेरे को ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, हमने बिना सोल्व करे बिना देखे इसको क्या किया, चुटकी में बचा के इसको हमने सोल्व कर दिया। ठीक, इसका आंसर इन्होंने बताया है बच्चों ऑप्शन नंबर ए बताया, देखते हैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कैसे आ रहा है। इसके आंसर में मेरे को बच्चों थोड़ी कंफ्यूजन है, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा कल। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।